गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर मोहम्मद अनवर इकबाल, केसेस कॉलेज लखीसराय, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज आप लोग को फ्रांस की क्रांति के बारे में कुछ बताने आया हूँ। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। यह उस समय की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस क्रांति का प्रभाव विश्व के सभी देशों पर पड़ा। उसकी एक प्रसिद्ध स्लोगन जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करता है, वह आज भी उसका महत्व है। हर कोई स्वतंत्रता चाहता है, समानता चाहता है, समाज में बंधुत्व चाहता है। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की स्थिति को अगर देखा जाए तो उस समय फ्रांस में पुरातन व्यवस्था थी, एक कमज़ोर व्यवस्था थी। उस समय फ्रांस की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी। दार्शनिकों ने उस समय के क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया और कुछ समसामयिक घटना जैसे अमेरिकी क्रांति ने भी इस क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांस हम जानते हैं कि एक यूरोप का राष्ट्र है और क्रांति मतलब एक बदलाव। क्या आज हमारे में बदलाव नहीं आ रहा? आज भी हमारे में बदलाव आ रहा है, हमारे समाज में बदलाव आ रहा है, हमारी राजनीति में बदलाव आ रही है। लेकिन कोई बदलाव बहुत तेज़ी से होता है और कोई बदलाव थोड़ी धीमी होती है। फ्रांस की क्रांति भी बहुत सारे कारणों ली हुई थी। उन सभी कारणों के कारण ये क्रांति हुई। और कोई भी क्रांति अव्यवस्था के विरोध ही होती है। फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था था। समाज को अगर देखा जाए तो इस समय समाज 3 भागों में बटा हुआ था, जिसके लिए वहाँ पर स्टेट वर्ड यूज़ करते हैं। समान रूप से पहले स्टेट में कुलीन वर्ग, द्वितीय स्टेट में पादरी वर्ग और तृतीय स्टेट में सामान्य वर्ग आते हैं। प्रथम स्टेट जो कुलीन वर्ग और द्वितीय स्टेट जो पादरी वर्ग हैं, इनको विशेष अधिकार प्राप्त था। और जनसाधारण वर्ग जो तृतीय स्टेट में है, उनको कोई अधिकार नहीं था। वे अपने ज्ञान, अपने शक्ति, अपने बल के आधार पर समाज में आगे बढ़ रहे थे। इस समय जितने भी करों का बोझ था वे अंतिम स्टेट यानी जनसाधारण के पास था। और ये 2 स्टेट ये कर नहीं देते थे, बल्कि लोगों से कर लेते थे, जनसाधारण से कर लेते थे। इस समय फ्रांस की सामाजिक स्थिति डबाडोल, आर्थिक स्थिति डबाडोल। राजा और राजा की पत्नी दोनों राज की खर्च को अपनी आमदनी समझते थे। वे पैसे को पानी की तरह बहाते थे, जिसके कारण राजकोष पर भारी दबाव पड़ा। आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही थी। 1783 में इंग्लैंड के साथ ईडन की संधि हुई थी। इस संधि के कारण इंग्लैंड की वस्तुएं यहाँ आने लगी फ्रांस में। फलस्वरूप यहाँ बहुत सारे कल कारखाने बंद होने लगे, बेरोजगारी बढ़ने लगी। प्राकृतिक दशा भी कुछ ऐसी हुई, ओले पड़े, अकाल पड़े, जिसके कारण यहाँ फसल कमज़ोर पड़ गया। लोग बेकारी, सूखे से परेशान होने लगे। जो मुख्य भोज पदार्थ था पाव रोटी, उसके दाम बढ़ने लगे। लोगों के पास काम काज नहीं रहा, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगी, जीविका के संकट उत्पन्न होने लगे। जो व्यापारिक वर्ग था उसकी भी स्थिति कमज़ोर होने लगी, क्योंकि व्यापारियों को अनेक प्रकार की चुंगियाँ देनी पड़ती थी। उनको हर स्टेट में, हर राज्य में अलग अलग चुंगियाँ देनी पड़ती थी, जिसके कारण उनके मुनाफे कम होते जा रहे थे। इससे उनमें असंतोष था। भारत सरकार अगर हम आज देखें
तो एक जीएसटी लागू की हुई है कि व्यापारी वर्ग एक प्रकार का कर दे, एक बार कर दे और अपने व्यापार को अच्छे से कर सकें। लेकिन फ्रांस में क्या, हर जगह जगह करों की मात्रा अधिक, व्यापारियों की स्थिति ख़राब होने लगी। यानी आर्थिक स्थिति भी डावाडोल, सामाजिक स्थिति भी डावाडोल। राजनीतिक स्थिति को देख रहे हैं, राजा निरंकुश बना हुआ है, जार निकोलस 16 को कोई मतलब जनता से नहीं, जनता से किसी प्रकार का उसको मतलब नहीं। वह कहता है कि मेरी इच्छा ही कानून है। इसी प्रकार लुई 14वां कहता है मैं ही राज हूँ। अब आप इससे इनकी सोच समझिए। लुई 14वां कहता है कि मैं ही राज हूँ और लुई 16वां कहता है कि मेरी इच्छा ही कानून है। समाज में किस तरह की व्यवस्था है, राज्य में किस तरह की व्यवस्था है। लुई 16वां 1774 में शासक बना, महाराजा बना। उस समय उसकी उम्र 20 साल की थी। अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो चुकी थी, सामाजिक आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। इस समय एक मजबूत राजा की आवश्यकता थी। लेकिन लुई 16वां को अपने किसी प्रकार का अनुभव नहीं था, जिसके कारण वह जनता की सोच को नहीं समझ सका, अपनी प्रजा को नहीं पहचान सका। वह उसी तरह से भोग विलास और कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग के बताए हुए रास्ते पर चलता रहा। ये पादरी वर्ग जिनको समाज की नैतिकता का पाठ पढ़ाने का कार्य दिया गया था, जिसे शिक्षा का कार्य दिया गया था, वे भोग विलास में डूब गए, वह ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताने लगे। उन्होंने लुई 16वां को गलत मशवरा दिया। फलस्वरूप उसके गलत डिसीजन के कारण फ्रांस में क्रांति हुई। हम लोग देखते हैं कि इस समय अमेरिका की क्रांति होती है। अमेरिका की क्रांति में फ्रांस भाग लेता है और 10 अरब फ्रांसीसी मुद्रा का कर्ज फ्रांस पर चढ़ जाता है। इतनी दयनीय स्थिति, कर्ज का बोझ बढ़ता जाना फ्रांस की आर्थिक स्थिति को और डावाडोल कर जाती है और स्थिति को विस्फोटक बना देती है, जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई। अगर फ्रांस की क्रांति को अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो हम लोग उसके लिए कुछ पॉइंट बनाते हैं। जैसे पहला लिखेंगे राजनीतिक कारण, दूसरा लिखेंगे सामाजिक कारण, तीसरा लिखेंगे आर्थिक कारण, चौथा लिखेंगे सैनिक कारण, पांचवा लिखेंगे बौद्धिक कारण, छठा लिखेंगे कुछ तत्कालीन कारण और सातवां कुछ घटनाएं, विदेशी घटनाएं भी हो सकती है। जब हम राजनीतिक कारणों की बात करते हैं तो हम वहाँ के राजा लुई 16वां की बात करते हैं। हमने पहले ही देखा, लुई 14वां कहता है मैं ही राज हूँ और लुई 16वां कहता है मेरा इच्छा ही राज्य है, मेरा इच्छा ही कानून है। राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था, वह जनता के प्रति अपने आप को जिम्मेवार नहीं समझता था। उसका पद वंशानुगत था, उसको कोई मतलब नहीं था कि कोई अच्छे कार्य करने से क्या होंगे, गलत काम करने से क्या होंगे। वह जनता की रोटी की बात नहीं करता था, वह अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कह रहा है। मतलब वह जो भी कार्य करेगा उसको ईश्वर से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। कहने का अर्थ ये था। राज दरबार मैंने पहले ही बोला, राजधानी फ्रांस की पेरिस, लेकिन ये लोग कहाँ रह रहे हैं? ये लोग वर्साय में जाकर रहते हैं, वहाँ शीश महल में रहते हैं।
ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं और उसकी पत्नी इंतायनेत राजकीय आय से की फिजूल खर्ची करती है, उससे ऐशो आराम करती है, वह पैसे को पानी की तरह बहाती है। राजा यहाँ पर चटुकारों से चारों तरफ से घिरा रहता है, कोई सही मशवरा देने वाला नहीं है। सारी व्यवस्था राजा अपने हाथों में रखता है, लेकिन उस व्यवस्था को लागू सही से नहीं करता है। जो मन किया हुए काम किया, जिसके कारण असंतोष फैला रहता है। न्याय व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक लेटर द कैचे था एक कि उसको ख़रीद लो और किसी से भी उसको बेच दो, आपकी गुनाह माफ़ हो जाएंगे। एक ही सज़ा के लिए, एक ही अगर मान लिया कोई आप उल्लंघन किए किसी कानून का, तो उसके लिए अमीर को कम और गरीब को ज़्यादा दंड मिलता था। लोग लेटर द कैचे का प्रयोग करते थे और अपनी सज़ा को कम करवाते थे। इस समय समाज में किसी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं थी। भाषण, लेखन और प्रकाशन पर कठोर नियंत्रण था। धर्म के मामले में भी देखें तो फ्रांस का राजधर्म कैथोलिक धर्म था, इसलिए प्रोटेस्टेंट जो उस समय थे उनको थोड़ी थोड़ी बातों पर कठोर दंड दिया जाता था। धार्मिक रूप से भी देखें असंतोष की भावना थी। सामाजिक रूप से हमने देखा इस समय समाज 3 भागों में बटा हुआ है। पादरी वर्ग, जिनको काम दिया गया था शिक्षा का, जिनको काम दिया गया था नैतिकता का, वे क्या करते हैं, लोगों से धार्मिक कर वसूलने में लगे रहते हैं। वे अपने जीवन को ऐशो आराम की ज़िंदगी में गुजारते हैं। ऐसा नहीं था कि सारे पादरी वर्ग के ख़राब थे, बल्कि उसमें से कुछ अच्छे थे, वे समाज के लिए काम करते थे, लेकिन ज़्यादातर पादरी ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे थे। वे विशेषाधिकार का प्रयोग कर रहे थे, वे ज़मीन के बहुत बड़े भाग्य के मालिक थे, लेकिन कर नहीं दे रहे थे। नैतिक स्थिति से उनका पतन हो चुका था। उसी प्रकार कुलीन वर्ग थे। कुलीन वर्ग के लोग जो हैं आनुवांशिक आधार पर अपने नौकरी को पक्का किए हुए थे। इसमें प्रशासन, सेना और न्यायिक अधिकारी के लोग इसी वर्ग से आते थे, कुलीन वर्ग से लोग आते थे। इनको इस समय माय लॉर्ड, योर ग्रेस इत्यादि भी कहा जाता था। ये राज्य को कर नहीं देते थे, ये भी बरसाए के महल में रहते थे और बहुत बड़े ज़मीन के मालिक थे। समाज में इसके कारण अव्यवस्था फैली हुई थी। और तीसरा वर्ग, जिसको सब साधारण वर्ग कह रहे हैं, जिसको तीसरा स्टेट कह रहे हैं, उसकी संख्या सबसे ज़्यादा उस समय लगभग 2 करोड़ 45 लाख इनके जनसंख्या थी। और अगर हम पादरी वर्ग की बात करें तो पादरी वर्ग की जनसंख्या 80,000 थी। और अगर हम कुलीन वर्ग की बात करें तो इनकी जनसंख्या लगभग 4 लाख थी। तो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को जोड़ दे तो 5 लाख। टोटल आबादी है 2 करोड़ 50 लाख, यानी 2 करोड़ 45 लाख जनसाधारण थे, सब साधारण जिसको कह रहे हैं। और इनके पास भूमि कितना है, 55%, और 45% 5 लाख के पास है। यानी भूमि का बंटवारा अन्यायपूर्ण तरीके से हुआ था। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग ने इस पर कब्जा कर लिया था। ये भूमि की लड़ाई पूरे विश्व में होती है। किसानों की लड़ाई हमेशा से होती आ रही है और ये क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण बना। अगर किसी को भरपेट भोजन ना मिले, कोई ज़िंदगी भर मजदूर, बंद हुआ मजदूर बन के रहे, तो वह आंदोलन करेगा ही, क्रांति करेगा ही। सब साधारण वर्ग जिसको कह रहे हैं, इसमें सरकारी कर्मचारी, लेखक, व्यापारी, पूंजीपति, डॉक्टर सभी लोग आ रहे हैं। ये वर्ग अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, लेकिन समाज में उसको वे स्थान नहीं मिलता है जो उसको मिलना चाहिए, जिसके कारण इसमें निराशा है। आर्थिक कारण में देख रहे हैं कि राजकीय आय और राजा के व्यक्तिगत आय में कोई अंतर नहीं समझा जाता है।
राजा और राज्य के महल की खर्च करने की सीमा अनिश्चित है। राजा के पास कोई इस समय योजना भी नहीं है कि कैसी योजना लगा कर लागू किया जाए कि राज्य की आय बढ़े, राज्य में शांति बनाई रहे। इस तरह का कुछ नहीं है। दोषपूर्ण कर व्यवस्था हम देखा ही कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को कर नहीं देना, तृतीय स्टेट से सिर्फ कर लेना है, और जो कर लेना है वह भी ठेका पर दे देते थे, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, और ठेका में शोषण होता था। इस प्रकार आर्थिक स्थिति भी बहुत ही बेकार थी, और व्यापारी वर्ग से भी तरह तरह के कर लिए जाते थे। हर प्रांतों में, हर जिलों में, हर शहर में उनसे कर लिया जाता था। व्यापार में गतिरोध उत्पन्न किया जाता था। बेकारी की समस्या हम देखा ही कि ईडेन की संधि जो 1786 में हुई थी, उसके कारण बेकारी की समस्या फ्रांस में बढ़ गई थी। सैनिक में भी देख रहे हैं कि जितने बड़े पद हैं वे सारे पद जो हैं, अच्छे ऊंचे पद जो हैं, वे कुलीन वर्ग से आते हैं, और नीचे के जो सैनिक आते हैं वह तृतीय वर्ग से ले लेते हैं। इसलिए इनको ना नियमित वेतन मिलता है, ना इनको प्रमोशन मिलता है ना, ना इनके लिए कुछ विशेषाध में अधिकार दिया जाता है। इसलिए इनके में भी असंतोष था। इसी प्रकार बौद्धिक कारण को अगर हम देखें तो इस समय मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो, जॉन लॉक की बात करते हैं। मॉन्टेस्क्यू इन्होंने मॉन्टेस्क्यू की एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज और पर्शियन लेटर्स। इनके दो फेमस पुस्तक हैं। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की बात की, और इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति के पृथक्करण की बात की। उनका कहना था कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों एक आदमी के हाथ में नहीं रहना चाहिए। इससे शासक निरंकुश बनता है। उसने इस निरंकुश सिस्टम का विरोध किया। इसी तरह वॉल्टेयर, जिनकी दो पुस्तक प्रसिद्ध है, एक है ला हेनरिएट और दूसरा है लेटर्स फिलोसोफिकस। इसमें इन्होंने राज्य और चर्च की कड़ी आलोचना की। राज्य और चर्च यानी देखें तो द्वितीय स्टेट और प्रथम स्टेट की भी कड़ी आलोचना की, जिसके कारण इनको देश निकाला का सज़ा हुआ था। इसी प्रकार रूसो हैं, जिनकी दो प्रमुख पुस्तक इतिहास के पन्नों में दर्ज है, वह है एमिली और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो जनमत को ही सर्वशक्तिशाली मानते थे। उनका कहना था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, पर वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इस जंजीर को तोड़ देना चाहिए, जंजीर को तोड़ देना चाहिए। रूसो ने साफ साफ कहा, ऐसी व्यवस्था, ऐसी खोखली व्यवस्था, ऐसी पुरातन व्यवस्था, ऐसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। इसी तरह और भी बुद्धिजीवी होंगे जो मुक्त व्यापार की बात करेंगे, तरह तरह की बात करेंगे, जिसके कारण शोषित वर्ग, तृतीय वर्ग में एक क्रांति की भावना उत्पन्न होती है। इस समय विश्व में एक और महत्वपूर्ण घटना घट रही थी, जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस मदद कर रहा था, और लफायते के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी। लफायते जब युद्ध में वहाँ से विजयी होकर के फ्रांस आया, तो उसने देखा कि हम किस लिए लड़ने गए थे। स्वतंत्रता के लिए गए थे, समानता के लिए गए थे, अधिकार के लिए गए थे, लेकिन यहाँ तो उनको प्राप्त ही नहीं हो रहा है, जिसके कारण
यहाँ भी उस तरह की भावना पनपी और उसका इफेक्ट यहाँ पड़ा। अगर तत्कालीन कारण देखा जाए तो लुईस सोलमा की अयोग्यता है और 20 वर्ष की आयु में 1774 में गद्दी पर बैठ गया, लेकिन उसको प्रशासनिक अनुभव नहीं था। उसकी पत्नी मेरी एंटोनेट ने भी इसकी अनुभवहीनता का फ़ायदा उठाया। वह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, फिजूल खर्ची किया करती थी। राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, कर लगाने की मांग हो रही थी। उसके लिए स्टेट्स जनरल की बैठक होना अनिवार्य था, जिस स्टेट जनरल की बैठक 1614 से नहीं हुई थी, उस स्टेट जनरल बैठक करने की बात हो रही थी। बाध्य होकर के 175 वर्ष बाद स्टेट जनरल की बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया। इस स्टेट जनरल की बैठक बुलाने के साथ ही फ्रांस की क्रांति का आरंभ माना जाता है। लेकिन अगर देखा जाए कि आखिर स्टेट जनरल की बैठक बुलाने से क्रांति क्यों हुई, तो हम लोग थोड़ा बहुत देख लें कि जैसे फ्रांस की क्रांति के लिए स्टेट जनरल की बैठक हो रही है, तो स्टेट जनरल की बैठक में बात की गई कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और तृतीय स्टेट तीनों को एक एक वोट देने का अधिकार मिलेगा। फर्स्ट स्टेट में 300, सेकंड स्टेट में 300 और थर्ड स्टेट में 600 व्यक्ति थे। थर्ड स्टेट ने इसका विरोध किया कि नहीं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड, थर्ड स्टेट करके नहीं, जितने लोग बैठेंगे सभी लोग को एक एक वोट देने का अधिकार मिले और जो निर्णय होगा उसको माना जाएगा। वे लोग तैयार नहीं हुए इस तरह की वोटिंग से, तो थर्ड स्टेट ने बोला कि हम नहीं मानेंगे और उन लोगों ने टेनिस कोर्ट में जा कर के एक राष्ट्रीय सभा की घोषणा की और एक नई सरकार स्थापित कर ली। जब ये खबर लुईस सोलोमा को मिलती है तो वह अपनी सेना लेकर के भेजता है। इस समय तक क्या होता है कि ये लोग भी जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं एक जन सेना बना लेते हैं और जा कर के बास्तिल का किला जो राज्य का प्रतीक समझा जाता था उस पर 14 जुलाई 1789 को अटैक करते हैं और उसमें से बंदियों को रिहा कर देते हैं और ये एक कारण बनता है, तत्कालीन कारण बनता है। इसके साथ ही फ्रांस की क्रांति अपने चरम पर पहुंच जाती है। आगे चल के ही 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस तरह फ्रांस की क्रांति को हम लोग आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे देखेंगे। थैंक यू।